हाय गाइस, वेलकम बैक टू वे फाइंडर एकेडमी। दोस्तों, हमने हिस्ट्री ऑप्शनल कोर्स लॉन्च किया था जिसमें अब तक हम 3 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर जो था हमारा वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें हमने अप्रोच डिस्कस किया कि किस तरह से हम हिस्ट्री ऑप्शनल कोर्स जो है उसे अप्रोच करने वाले हैं, किस तरह से डिस्कस करने वाले हैं या फिर किस तरह से लेने वाले हैं। देन सेकंड लेक्चर जो आया था हमारा उसमें हमने डिस्कशन या फिर सिलेबस का डिस्कशन जो है स्टार्ट किया था। उसमें हमने सोर्सेज में जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है उसको डिस्कस किया था। आपने होप वो लेक्चर देखा होगा। उसके बाद थर्ड लेक्चर आया, उसमें हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को कंप्लीट किया जिसमें हमने न्यूमिज्मेटिक को डिस्कस किया था, मॉन्यूमेंट्स को डिस्कस किया था। आज जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर होगा लिटरेरी सोर्सेज के ऊपर। आज से हम लिटरेरी सोर्सेज को देखने वाले हैं और आज का जो पर्टिकुलर लेक्चर होगा इसमें बस हम इंडिजिनस लेक्चर में जो वेदास है, इपिक्स है और पुरानास, इन 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे देखेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर वगैरह के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लिटरेरी सोर्सेज जो होते हैं ना, ये 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है इंडिजिनस, दूसरा होता है फॉरेन। इंडिजिनस में दो और जो है कैटेगरीज आती है, एक होता है रिलीजियस, दूसरा होता है सेक्युलर। अभी रिलीजियस में क्या होगा, द वेदास, उपनिषद, इपिक्स, स्मृतिज, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैनिस्ट टेक्स्ट, ये सब इसमें आ जाएंगे। सेक्युलर में आते हैं आपके अर्थशास्त्र, ड्रामाज ऑफ कालिदास जैसे कि मेघदूत, अभिजन्य शकुंतला, रघुवंश, ये सारे जो कालिदास ने जो लिखे हुए थे ड्रामाज, ये सब इसमें आ जाते हैं। संगम लिटरेचर है, राजतरंगिणी है जो कला ने लिखी थी। फॉरेन जो अकाउंट्स है इसमें अरब्स है जैसे कि इबन बतूता का नाम आपने सुना होगा, अलबरूनी का नाम आपने सुना होगा। ग्रीको रोमन्स है जिसमें आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो था, क्या था उसका नाम, मेगास्थनीज, वो है। चाइनीज़ में फिर हुआन सांग है, और भी जो चाइनीज़ इत्सिंग वगैरह जो आए थे, इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो चलिए आज देख लेते हैं क्या है। उससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे आप एक नज़र डाल सकते हो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर किस तरीके से, प्रीवियस क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, जो आप यहाँ से देख सकते हो। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो यहाँ पे स्लाइड बनाई है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ फार एन एंशिएंट इंडियन श्रुति लिटरेचर बी यूज एज एन हिस्टोरिकल सोर्स। श्रुति लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन आए, 2015 क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। जब हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे ना, मतलब जब हम श्रुति लिटरेचर को देखेंगे तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। देन सेकंड क्वेश्चन 2018 का है, हाउ डिड अर्ली इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन एज रिफ्लेक्टेड इन इतिहास पुराना इमर्ज, व्हाट आर द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ दिस जनर। क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, समझ में नहीं आता। इसको हम समझेंगे जब हम पुराना के बारे में डिस्कस करेंगे। 2014 का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है ये, बस एक स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट को आपको आगे डिस्कस करना है कि जो हिस्टोरियंस थे, मतलब फॉरेन जो हिस्टोरियंस थे, फॉरेन जो राइटर्स थे, उन्होंने जो हमारी इंडिया के बारे में, इंडियन सोसाइटी के बारे में, पॉलिटी के बारे में जो बताया है, वो पूरी तरीके से जो है वो उनके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे नहीं है। तो कुछ जो है उसमें हेयर से, मतलब सुनी सुनाई बातें भी उन्होंने यूज़ की है। तो इसको आपको बस एग्जाम्पल के साथ इलेबोरेट करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, वो रिपीट हो सकता है। ये क्वेश्चन जो हिस्ट्री में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इन व्हाट वेज आर द अकाउंट्स ऑफ ग्रेको रोमन एंड चाइनीज हेल्पफुल इन रिकंस्ट्रक्टिंग द सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हाउ फार इज देयर इन्फॉर्मेशन कोरोबोरेट बाय अदर कंटेम्प्रेरी सोर्सेज। मतलब ग्रेको रोमन और चाइनीज़ के जो सोर्सेज है वो किस तरह से इंडिया की सोशल हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना है। सोशल हिस्ट्री मतलब सोसाइटी, ठीक है, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में किस तरह से हेल्पफुल है, और फिर वो बाकी जो कंटेम्प्रेरी सोर्सेज है उसमें आप किस तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हो। लेटेस्ट क्वेश्चन जो आया था काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, डू यू एग्री विद द व्यू दैट द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफन हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेरी सोर्सेज। फर्स्ट लेक्चर में मैं इसे डिस्कस कर चुका हूँ, आप फर्स्ट लेक्चर देखिए, उसमें आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि किस तरह से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है वो लिटरेरी सोर्सेज के साथ कोलाबोरेट करते हैं क्रॉस चेक करने के लिए। वही ओके। सो ये थे प्रीवियस क्वेश्चन, आपको प्रीवियस क्वेश्चन को देखना है, उन्हें सॉल्व करना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट, नाउ लेट्स स्टार्ट द कोर्स। लिटरेरी सोर्स, अभी देखो लिटरेरी सोर्सेज जो है ना वो 2 तरीके के होते हैं, आपके सिलेबस में दिया है प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछी जाती कि प्राइमरी सोर्स क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, बस आपको कंसेप्ट एक क्लियर होना चाहिए। ओके, तो प्राइमरी सोर्स मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि प्राइमरी सोर्स मतलब जो ओरिजिनल सोर्स होते हैं ना, वो सोर्स, जब कोई भी इवेंट हो रहा है, जब कोई भी इवेंट घट रहा है, तो तभी अगर उसे रिकॉर्ड कर लिया जाए किसी के द्वारा, ओके, फिर चाहे वो बुक्स हो सकता है, आर्टिफैक्ट्स हो सकता है, कंपोजिशन हो सकता है, मॉन्यूमेंट्स हो सकता है, तो उसे कहेंगे प्राइमरी सोर्स। और प्राइमरी सोर्स के बेसिस पे बाद में जो सोर्सेज लिखे जाते हैं उसे कहा जाता है सेकेंडरी सोर्स। ओके, तो सेकेंडरी सोर्स में क्या आएगा, जो सपोज फॉर एग्जांपल कोई सोर्स है, तो उस सोर्स के ऊपर जो ओपिनियन बनाई जाएगी, जो आर्गूमेंट दिए जाएंगे, जो एनालिसिस उस सोर्स का होगा, उसे कहा जाता है सेकेंडरी सोर्स। जैसे कि अभी वेद आ जाए, तो वेद जो है ना, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद,
तो इनके ऊपर ये जो है ना, ये प्राइमरी सोर्स है, और इन वेदों के बेसिस पे ही कुछ इनका इंटरप्रिटेशन एनालिसिस जो है ना, उसे हम कहते हैं ब्राह्मणाज। ब्राह्मणाज आपने सुना होगा, मतलब वो कास्ट वाला ब्राह्मण नहीं, वो ब्राह्मणाज एक तरीके से हेल्पफुल होते हैं वेदों को समझने के लिए। जैसे कि सपोज कि यूपीएससी जो है ना, वो अगर वेद है तो आपको पता है इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है वो हमें पढ़ना पड़ता है। तो इकोनॉमी सबसे बेहतर कौन पढ़ाता है यूट्यूब पे? मुरनाल सर पढ़ाते हैं। तो मुरनाल सर अगर ब्राह्मण है तो इकोनॉमिक्स क्या है? वेद है। तो इस तरीके से तो जो ब्राह्मणास है, आपको समझ में आ गया होगा कि ब्राह्मणास क्या है। तो ब्राह्मणास जो है वो वेदों के ऊपर ही कमेंट्रीज है। तो प्राइमरी सोर्स हो गए वो वेद, और सेकेंडरी सोर्स हो गए ब्राह्मणास। तो सेकेंडरी सोर्स भी वही होते हैं, बुक्स हो सकते हैं, कंपोजिशन हो सकते हैं, इंस्क्रिप्शन हो सकते हैं, लेकिन वो प्राइमरी नहीं होते। वो जब इवेंट हुआ ना तब वो लिखे नहीं जाते, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी सोर्स कुछ समय बाद उसे बनाया जाता है। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछने वाले, बस आपको एक आइडिया होनी चाहिए। और कोई भी नहीं पूछेगा, ओके ना इंटरव्यू में पूछा जाएगा, कहीं भी नहीं पूछा जाएगा, बस मैंने आपको बता दिया क्योंकि हम कोर्स डिटेल में ले रहे हैं तो आपको बताना पड़ता है। देखिए अभी इंडिजिनस सोर्सेज को हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए आप जो है ना, वो अगर आप किसी को जानते हो जो हिस्ट्री ऑप्शनल लेके सिविल सर्विस की पढ़ाई कर रहा है तो उन तक इन वीडियोस को पहुंचा दीजिए। और अगर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और कोई भी अगर आपकी क्यूरीज है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मतलब वीडियो तो हम स्टार्ट कर चुके हैं। नाउ इंडिजिनस सोर्सेस, इंडियन लिटरेचर मतलब इंडिजिनस सोर्सेस, जो कि पार्टली सेकुलर है और पार्टली रिलीजियस है। अभी रिलीजियस जो एलिमेंट्स है उसमें आएंगे आपके वेदास, फिर स्मृति। अभी वेदास जो है ना वो श्रुति है। अभी श्रुति और स्मृति क्या होता है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। जस्ट अभी बस पढ़ लेते हैं एक बार कि जो इंडिजिनस जो लिटरेचर है इसमें आता है रिलीजियस और सेकुलर। रिलीजियस में आएगा वेदास जो कि श्रुति है, और स्मृति जिसमें वेदांग है, इपिक्स है, पुराना है, धर्मशास्त्र है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, आपने मनुस्मृति के बारे में पढ़ा होगा, वो भी स्मृति है। फिर सेकुलर लिटरेचर आते हैं जिसमें कि जैसे कि ग्रामर के ऊपर जो वर्क है अष्टाध्यायी का, पाणिनि। अष्टाध्यायी मतलब ये एक ग्रामेटिकल बुक है ये, जो पाणिनि ने लिखी थी। फिर जो हर्षचरित्र है ना, उसके ऊपर बायोग्राफीज लिखी गई है, गौतम बुद्ध के ऊपर बायोग्राफीज लिखी गई है। तो ये सेकुलर लिटरेचर है। संगम लिटरेचर है, राज तरंगिनी है, ड्रामाज है कालिदास के, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे। ठीक है, यहाँ पे नाम भी है कुछ। उसके बाद मुद्रा राक्षक जो कि विशाखा दत्त ने लिखी थी। तो ये सारे सेकुलर लिटरेचर है। अपार्ट फ्रॉम रिलीजन जो होते हैं उसे सेकुलर कहा जाता है। कुछ रीजनल लिटरेचर जो है सेकुलर में ही, जैसे कि राज तरंगिनी है कल्लाना का। ओके, देन रासमला एंड कीर्ति कौमुदी है, सॉरी सोमेश्वर का। प्रबंध चिंतामणि है मेरुतुंगा का। प्रबंध कोसा है ऑफ राजशेखरा। तो ये कुछ रीजनल जो है वो लिटरेचर है, इसको भी हम देखेंगे। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। राजतरंगिनी के ऊपर क्वेश्चन आया स्पेशल, लेकिन वो सोर्सेस में नहीं आता, वो मेडावेवल में हम उसे पढ़ते हैं। देन संगम लिटरेचर जो है ना, वो भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें कंटेम्पररी साउथ इंडिया के बारे में, जब संगम एज जब चल रहा था ना तब। देन कन्नड़ एंड तेलुगु लिटरेचर जो डेक्कन रीजन के लिए इंपॉर्टेंट यूजफुल जो है इन्फॉर्मेशन हमें देता है। तो ये इंडिजिनस सोर्सेज जो हमें आने वाले एक दो लेक्चर्स में पढ़ने हैं। अभी हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं श्रुति लिटरेचर से, जिसमें आएगा वेदा, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले, वेदों के बारे में पढ़ने वाले। अभी देखो, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि वेद कितने हैं, ये तो आपको पता ही है कि 4 वेद हैं। होप आपने पढ़ा होगा। अगर ये क्योंकि ये हम प्रीलिम्स का टॉपिक है ना, तो प्रीलिम्स का टॉपिक तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऑप्शनल को पढ़ रहे हैं ना। तो आपको होप पता होगा वेदों के बारे में, ये मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ। अगर नहीं पता है तो आप जाके पढ़ सकते हो। और हम यहाँ पे देखेंगे एज ए ऑप्शनल हमें क्या ज़रूरी है, क्या पढ़ना है इनों में। तो अभी देखो, श्रुति का मतलब क्या होता है? श्रुति मतलब होता है विच हैज़ बीन हर्ड, जो सुना गया। अभी इसका क्या मतलब हो गया कि श्रुति मतलब कि विच हैज़ बीन समथिंग विच हैज़ बीन हर्ड। कुछ समझ में नहीं आया होगा ना, अभी समझा देता हूँ। देखो, वेद है अपने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये किसी एक ने तो लिखे नहीं है। जैसे कि रामायण है, महाभारत है, ये किसी एक ने लिखे, व्यास मुनि, और आपको पता ही है किसने लिखे। तो जो वेद होते हैं ना, जब या फिर जो श्रुति लिटरेचर होते हैं, वो होते हैं इम्पर्सनल, मतलब अपौरुषेय, जो किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे। तो फिर किसने लिखे? लिखे तो व्यक्ति नहीं है, लेकिन ऋषि मुनियों ने लिखे है ना। लेकिन वो ज्ञान उन्हें कहाँ से आया? तो वो ज्ञान उन्होंने सुना। कहाँ से सुना? तो भगवान से सुना, सीधा सीधा, डायरेक्टली। जैसे कि
हमारे जो ऋषि मुनि है ये जब तपस्या कर रहे थे, तो ऐसा कहा जाता है कि तपस्या जब मतलब जब समाधि में थे तो भगवान ने खुद इन्हें इन वेदों के बारे में बताया। वैसे ही जो इस्लाम है उसमें आपको पता है कुरान है, तो मोहम्मद पैगंबर को भी ऐसे ही जो उनके जो प्रॉफिट है मोहम्मद पैगंबर उनको भी जो फरिश्ता है उन वो आया और उसने बता दिया। तो इसे कहा जाता है श्रुति, जो सुना गया है और फिर बाद में लिखा है। तो ये अपौरुष है, इम्पर्सनल है, किसी एक व्यक्ति को इसका क्रेडिट नहीं जाता, इसका क्रेडिट सीधा जाता है भगवान को। ओके, सो ये है श्रुति लिटरेचर। और स्मृति क्या होता है? स्मृति वो होता है जो श्रुति के बेसिस पे लिखा जाता है। ओके, जैसे कि ऋग्वेद है तो ऋग्वेद के बेसिस पे कुछ लिखा जाएगा, जैसे कि अभी मनुस्मृति है तो वेदों के बेसिस पे लिखी गई है, तो वो फिर हो गया स्मृति लिटरेचर। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, सो ये है श्रुति और स्मृति। अभी इसको हम किस तरीके से एज ए पॉलिटिकल हिस्ट्री या किस तरह से एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं? देखो, अभी क्या होता है कि जब जब इन वेदों को लिखा गया था, एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री हम देख रहे हैं अभी, ठीक है। जब वेदों को लिखा गया था ना, वेन वेद वेन ऋग्वेद और बाकी के जो वेद लिखे गए थे तो वो किसी रीजन में लिखे गए थे। जैसे कि वेदों को ऋग्वेद को लिखा गया था सप्त सिंधु के रीजन में, और बाकी जो वेद है ना लेटर वैदिक टेक्स्ट, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मणा, चाणक्य, उपनिषद, तो ये लिखे गए थे गंगा वैली में, सेंट्रल इंडिया के। तो ये जो है ना ये हेल्पफुल हो जाते हैं ये जानने में कि जिस एरिया में उसे लिखा जा रहा है तो उस एरिया के वहाँ पे फिर नाम आएंगे, रिवर्स के नाम आएंगे, जगह के नाम आएंगे, तो हमें पता चल रहा है कि अच्छा उस वक्त में ऐसा होता था। ओके, देन हमें वेदों से ही पता चल रहा है कि एक रावी नदी के ऊपर एक युद्ध हुआ था, एक वॉर हुआ था। वेट फॉर मिनट। ओके, सो हमें पता चल रहा है कि रावी जो नदी है ना, रावी नदी के ऊपर ही एक युद्ध हुआ था। हमें पता है कुरु और पुरु के बीच में वो युद्ध हुआ था, जिसमें जिसमें भारत, सॉरी भारत क्लैन के बीच में, भारत और क्रूस के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें भारत वाले जीते थे। ठीक है, फिर वो एक ही हो गए। तो ये बैटल हमें पता चल रही है, कहाँ से पता चल रही है? तो हमें वेदों से पता चल रही है। देन हमें पता चलता है कि समितिज और असेंबलीज जो है वो हुआ करती थी, तो इससे हमें पता चल रहा है कि उस वक्त भी रिपब्लिकन सिस्टम थी, डेमोक्रेटिक सिस्टम थी। तो कितना हेल्पफुल है वेद या फिर श्रुति लिटरेचर? यही क्वेश्चन आया था ना कि किस तरह से हम श्रुति लिटरेचर को एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री यूज कर सकते हैं 2015 का। तो देखो यहाँ पे सीधा आंसर आपको मिल रहा है। देन वी फाउंड रेफरेंस टू द कैटल रियरिंग हो गया। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे कैटल रियरिंग आएगा। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, स्लेवरी, क्राफ्ट, जो हमें सोशो इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बता रहा है। तो इस तरीके से सोर्स ऑफ हिस्ट्री आप इसे यूज़ कर सकते हो, यही आप लिख सकते हो। अभी देखो कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगे, ऐसा तो नहीं है कि एक फुल प्रूफ हो गया। फुल प्रूफ तो कुछ नहीं है, लिमिटेशन हर चीज़ की होती है। तो अभी हम देखते हैं कि वेदों की या फिर श्रुति लिटरेचर की क्या लिमिटेशन है। सबसे पहले लिमिटेशन तो ये है कि वैदिक टेक्स्ट जो है ना इसमें रिलीजियस मैटर काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो हिस्टोरिकल इवेंट्स काफ़ी कम आपको देखने को मिलते हैं, मतलब रिलीजियस इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिल रही है। देन ब्राह्मणिकल होने की वजह से इनका पॉइंट ऑफ व्यू अभी मिल रहा है, तो जो बाकी जो सोसाइटी थी उस वक्त, ट्राइबल सोसाइटी वगैरह, इनके बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता। तो ये एक लिमिटेशन है। फिर डेटिंग का इशूज़ है। कुछ लोग बोलते हैं कि वेदों को लिखा गया था अराउंड मतलब 5,000 साल पहले, लेकिन ऐसा तो नहीं है। 5,000 साल पहले तो आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो स्टार्ट हुआ था, उसके बाद वैदिक सोसाइटी थी। तो ये यहाँ पे एक इशू आ जाता है। फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ही अवेलेबल नहीं है। आर्यंस जो हम जानते हैं ना वो बस वेदों के भरोसे पे जानते हैं, मतलब लिटरेरी सोर्सेज के बेसिस पे हमें पता है, लेकिन आर्कियोलॉजी के ऊपर आर्कियोलॉजी को पता ही नहीं है कि वो थे। तो ये क्वेश्चन आपने दिखा था दो लास्ट, देखिए 1 मिनट वो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लास्ट में। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, डू यू अग्री दैट द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफन हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेरी सोर्सेज? तो यहाँ पे आप वो एग्जांपल दे सकते हो कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लिटरेरी सोर्सेज को अंडरस्टैंड करने में। तो ऐसे ही फिर आपको पॉइंट्स को लिंक करना है। हिस्ट्री ऑप्शनल इज ऑल अबाउट लिंकिंग द टॉपिक्स। ठीक है, अभी वो ज़माना गया जब सीधे सीधे क्वेश्चन आते थे, अभी वो ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है। ओके, अभी ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं, अभी वो आपको एनालाइज करना पड़ता है। अभी इसलिए हिस्ट्री ऑप्शनल पहले बोरिंग लगता था कि बस फैक्ट पढ़ना है, डेट्स पढ़नी है, अभी ऐसा नहीं है। अभी आपको एनालाइज करना है चीज़ों को। ओके, सो ये हो गया हमारा श्रुति लिटरेचर। इतना क्लियर हो गया? आप हो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं स्मृति। तो अब स्मृति लिटरेचर क्या होता है मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। विच हैज़ बीन रिमेंबर, स्मृति मतलब विच हैज़ बीन रिमेंबर, और जो श्रुति के बेसिस पे लिखा जाता है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे पुरानास के बारे में। अभी देखो पुरानास जो है ना वो उसमें 18 है नंबर्स में, लेकिन ये 18 के 18 इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ही की इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 एज ए हिस्ट्री।
मतलब एज ए हिस्टोरिकल एविडेंसेस 4 से 5 इंपॉर्टेंट है जो हम एज ए सोर्स यूज़ कर सकते हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन बाकी जो है ना मिनी उपपुराणाज और बाकी पुराणाज वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है हिस्टोरियंस के लिए और एंटीक्यूरियंस के लिए एज ए सोर्स ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री, क्योंकि वो हमें जीनोलॉजीज के बारे में बताते हैं, राजा महाराजाओं के। उसके बाद जो हिंदुइज्म जो है ना इसके बारे में एकदम डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप पुराण उसको पढ़ लो, मतलब एकदम डिटेल में अगर आपको हिंदू कल्चर के बारे में अगर कहीं पे मिलेगा तो वो पुराण में मिलेगा, वेदों के बाद। ओके, वेद तो सब सरोवर है। उसके बाद वो लिखेगा कब गए थे, 5th to 6th सेंचुरी तक, वैदिक पीरियड से स्टार्ट हुआ था और 5th to 6th सेंचुरी तक चला था, मतलब 1000-1500 साल लग गई नहीं लिखने में, क्योंकि ये इतने बड़े हैं तो जाहिर सी बात है इतना वक्त तो लगेगा। और कुछ जो थे ना वो मेडिवल पीरियड में भी लिखे गए थे। ओके, सो ये अब हम पुरानास को देखेंगे डिटेल में, कैसे पुरानास जो हेल्पफुल है एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अभी एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री किस तरह से, अभी देखो ये है वो 4 से 5 नाम पुरानास, वायु पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, ब्रह्मा पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, यही कुछ इंपॉर्टेंस है। हम 18 महापुराण में से यही 4 से 5 जो है वो हमारे काम के, जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्टोरिकल एविडेंसेस हमें देते हैं, हमें डायनेस्टी के बारे में बताते हैं, जैसे कि हरण्य का डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी। ये जीनोलॉजी मतलब क्या होता है कि एंसेस्टर्स, किसी राजा महाराजा डायनास्टीज के जो पूर्वज होते हैं और उसके बाद जो आने वाले उन्हें जीनोलॉजिस्ट कहा जाता है। ओके, तो इसके बारे में यहाँ पे पता चल रहा है। उसके बाद जो पुरानास है वो हमें कुछ राजाओं के बारे में बताते हैं, जो कि हमें सिर्फ पुरानास से पता चल रहा है, मतलब अगर पुरानास नहीं होते तो हमें नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के कुछ राजा जिनके नाम के अंत में नागाज है ये पता ही नहीं चलता। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पुरानास है हमारे लिए। वायु पुराण जो है यहाँ पे गुप्ता पीरियड के लिए इंपॉर्टेंट है, स्कंद डायनेस्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर स्मिथ जो एक हिस्टोरियन, उनका कहना था कि विष्णु पुराण जो है वो रिलायबल है मोरन्स के लिए, और मत्स्य पुराण जो है वो शैशुंग डायनेस्टी और आंध्र डायनेस्टी मतलब उनके लिए इंपॉर्टेंट। आंध्र डायनेस्टी मतलब सातवाहन डायनेस्टी। देन अभी देखो ज्योग्राफी जो थी ना उस वक्त की, उसको स्टडी करने के लिए भी पुराना इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है। कैसे, क्योंकि पुराना में आपको कई बार ऐसे रिवर्स के नाम मिलेंगे, माउंटेन्स के नाम मिलेंगे, बिल्डिंग्स के नाम मिलेंगे, सिटीज़ के नाम मिलेंगे उस वक्त के, तो उससे आपको पता चल रहा है कि उस वक्त ऐसी सिटीज़ हुआ करती थी, वहाँ पे ये हुआ करता था, फॉर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर ओल्ड नेम्स हमें पता चल जाता है, डिस्टेंस पता चल जाता है जगह दो प्लेसेस के बीच में, जब उनका डिस्क्रिप्शन आप पुराना में पढ़ते हो। देन नॉन ब्राह्मणिकल कल्चरल ट्रेडिशन किस तरह से इवॉल्व हुआ था ये भी पुराना इसके बारे में बताता है। जैसे बुद्धिज़्म के बारे में काफ़ी ज़्यादा पुराना में बताया गया है। पुराना जो है वो रिफ्लेक्ट ऑन इमर्जेंस ऑफ कल्चर दैट इज बेस्ड ऑन द डिवोशन, मतलब भक्ति मूवमेंट जो है ना वो स्टार्ट हुई थी, वो पुराना भी हमें बता रहा है कि भक्ति मूवमेंट भी स्टार्ट हुई थी जिसमें विष्णु और शिव की भक्ति हुआ करती थी, जैसे कि नैनार्स और अलवर्स होते हैं ना, हम पढ़ते हैं मेडिवल इंडिया में भक्ति मूवमेंट के बारे में, हम आगे देखने वाले हमारे सिलेबस में डिटेल में हमें उन्हें पढ़ना है। ओके, सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि पुराना जो मतलब भक्ति मूवमेंट कितनी पुरानी है ये हमें यहाँ से पता चल रहा है, और कौन बता रहा है, पुराण बता रहे हैं। ओके, देन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में डिटेल में हमें जानने को मिलता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अभी ये तो हो गया एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री किस तरह से हेल्पफुल है, लेकिन कुछ इनकी लिमिटेशंस होंगी, फिर से वही बात, तो प्रॉब्लम्स तो होते ही है। तो इन्हें देख लेते हैं कि सबसे पहले तो अर्ली जूनोलॉजी जो है ना, जैसे सूर्यवंशी डायनास्टी, चंद्रवंशी, तो ये सब बकवास बात है, ये ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ये सब मिथ्स है। ठीक है, ऐसा जो लिमिटेशंस है ना वो कहते हैं जो लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये मिथ्स है, ये बकवास है, जो लिमिटेशन जो बताते हैं, जो प्रॉब्लम बताते हैं वो कहते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रडिक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कभी, और वो प्रॉपर जो रिलेशन जो है वो भी नहीं बताते कि सक्सेस और प्रीडेसर्स में क्या रिलेशन है, कौन बेटा है किसका है, क्या कुछ पता नहीं चल रहा। देन लीजेंड्स जो है पुरानाज में वो बेस्ड ऑन द हियर्स है, मतलब वो इस सुनी सुनाई बातों पे है ऐसा लगता है, क्योंकि कोई आर्कोलॉजिकल या फिर कोई रिलायबल सोर्स जो है क्रॉस चेक उससे हो नहीं रहा है कंटेम्प्रेरी सोर्सेज से। तो इतना ज़्यादा ये मतलब पूरा का पूरा सही है ऐसा भी नहीं हो, पूरा का पूरा गलत है ऐसा भी नहीं है। तो कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो अगर पुराना के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो, कि जब हम पुराना को पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा प्रिजुडाइज नहीं होना चाहिए, मतलब हम पहले ही अपने ओपिनियन बना रहे हैं और फिर किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं पढ़ के, उसे कहा जाएगा प्रिजुडाइज ना, मतलब आपको पहले से किसी चीज़ के बारे में पता है, मतलब आपने ओपिनियन बना लिया और फिर आप किसी और की सुनोगे भी नहीं। ओके, सो दैट इज मीन प्रिजुडाइज। तो प्रिजुडाइज नहीं होना चाहिए, होना है आपको बस फैक्ट्स के ऊपर ध्यान देना है, और मिडल पाथ को फॉलो करना है, गोल्डन पाथ, और क्रॉस चेक करते रहना है बाकी कंटेम्प्रेरी सोर्सेज से, तो ऐसा आप बोल सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इपिक्स तो दो ही है, आपको पता है, रामायण और महाभारत, जो कि हमें ज़्यादा पसंद है राजा देन वेदों को कौन पढ़ता है, इतने ज़्यादा वेद है कौन पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ता। इसलिए जो वेद है ना इससे ज़्यादा जो मासेस मतलब आम लोग, उन्हें रामायण और महाभारत की कथाएं सुनना पसंद है, और ये कथाएं हम ओरली सुनते आए थे पीढ़ियों से, 4 हजार सालों से, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है स्मृति।
ये क्या है, ये स्मृतिज है। ओके, देन दे प्रोवाइड अस अ ग्रेट डील ऑफ डेटा अबाउट सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ पीपल ड्यूरिंग देयर पीरियड, जब वो बनाए गए थे 4th सेंचुरी BC टू 4th to 5th सेंचुरी सी, मतलब 1000 साल लग गए इन्हें लिखने में। अभी ये किन्होंने लिखा, क्या लिखा, रामायण महाभारत, ये प्रीलिम्स का टॉपिक है, ये आपको पता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि रामायण किसने लिखा था और महाभारत किसने लिखा था। देन पॉलिटिकल लाइफ को किस तरीके से इपिक्स में से हमें पता चल रहा है, तो सबसे पहले तो आर्यंस के बारे में पता चलता है। महाभारत आपने देखी होगी वी आर चोपड़ा की, आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। गंगा जमुना रीजन में वो डायनेस्टीज हुआ करती थी, उनके वॉरफेयर और अलायंस सब आपको पता है। देन वो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करती थी। ओके, तो गवर्नमेंट या फिर राजा जो थी वो उनके एड एंड एडवाइस से काम करती थी, जैसे कि आज होता है। किंग जो था उसे प्रोटेक्टर कहा जाता था, बिल्कुल सही बात है। देन इकोनॉमिक लाइफ क्या है, तो टैक्स कलेक्ट होते थे और कॉइन्स यूज होते थे। ये आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना है, कॉपर और सिल्वर के कॉइन्स थे पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पास्चर और एग्रीकल्चर लाइफ थी। काऊ वॉज अ मेन सोर्स ऑफ वेल्थ। ओके, आपने आपको पता होगा ये वैदिक पीरियड में काऊ वॉज अ मेन सोर्स ऑफ वेल्थ। देन सोशो कल्चरल रिलीजियस लाइफ हमें किस तरीके से इपिक्स से पता चलेगा, तो टाउन लाइफ जो थी वो डेवलपिंग स्टेट में थी, एकदम डेवलप तो नहीं हुई थी लेकिन डेवलपिंग स्टेट में थी। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसे मैच्योर जो यहाँ पे अर्बन सिविलाइजेशन थी, तो ऐसे नहीं थे, मतलब डेवलपिंग स्टेट में थी। किंग पैलेसेस में रहते थे, बिल्कुल गैम्बलिंग, फाइटिंग, ड्रिंकिंग, हंटिंग ये सब चलता रहता था। राजा महाराजाओं के शौक थे। कास्ट सिस्टम थी, बिल्कुल थी। स्लेवरी थी, हाँ। ग्रेट हॉस्पिटलिटी वॉज शोन टू गेस्ट, आपने देखा ही होगा, बहुत मेहमान नवाजी होती थी। वुमेन का स्टेटस क्या था, तो रिस्पेक्टेड, मतलब रिस्पेक्ट दी जाती थी। आपने स्वयंवर वगैरह देखे होंगे। ओके, तो कितना मतलब बढ़िया था कि खुद अपना पार्टनर चुनो। देन कुछ डेरोगेटरी प्रैक्टिस भी हमें मिलती है स्लेवरी की, प्रॉपर्टी समझा जाता था। आपने द्रौपदी वस्त्रान देखा ही होगा। तो ये सब चीज़ें भी होती थी, तो एक बैलेंस स्टेटस था, इतना ज़्यादा कोई ख़राब नहीं था आज के कंपैरिजन में। वैदिक सोसाइटी, मैं वैदिक सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। आफ्टर वैदिक सोसाइटी, आफ्टर वेदास जो हुआ है, ऋग वैदिक आफ्टर वैदिक पीरियड जो है, उसमें फिर स्टेटस जो है डिक्लाइन हो जाता है वुमेन का। ओके, तो ये आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम धर्मशास्त्र को डिस्कस करेंगे, बुद्धिस्ट लिटरेचर को डिस्कस करेंगे, जैन, संगम, कन्नडा, ये सब हम एक लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में। और फिर हमारा जो लिटरेरी सोर्सेज में जो इंडियन वाला जो पोर्शन है, इंडिजिनस में सेक्युलर तो नहीं, रिलीजियस वाला ख़त्म हो जाएगा। फिर हम जो सेकुलर लिटरेचर है उसके ऊपर आएंगे, उसके ऊपर एक लेक्चर आएगा। एंड देन फॉरेन अकाउंट्स के ऊपर एक लेक्चर आएगा, वो एक लेक्चर में हो जाता है, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं। तो रीजनल लिटरेचर के ऊपर एक अलग से, मतलब रीजनल लिटरेचर जो हमने देखा ना, राज तरंगिनी, कल्लाना, तो ये यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि इसका एक स्पेशल टॉपिक है। टॉपिक नंबर 8 या 9 है हमारा ऑप्शनल के सिलेबस, आपने अगर देखा होता तो राज तरंगिनी के बारे में स्पेशल टॉपिक है मिडिवल हिस्ट्री में, तो वो हम वहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। तो जितनी भी हमने रीजनल लिटरेचर, मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में आपको एक बार दिखाई देता हूँ, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, फिर पूछोगे राज तरंगिनी कहाँ पे है। नहीं, ये नहीं है। हाँ, तो ये जो है ना, हमने देखा यहाँ पे रीजनल लिटरेचर में राज तरंगिनी कल्लाना की, फिर रासमलायन, कीर्ति कौमुदी, सोमेश्वर, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोसा, ये सब है ना, ये मेडिवल में पढ़ेंगे हम। ओके, टॉपिक नंबर 8 या 9 है कुछ तो भी, उसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे आने वाले लेक्चर्स मैं आपको बता चुका हूँ कि अब हमें क्या करना है। अभी हमें ये टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, उसके नेक्स्ट में ये हो जाएगा, और फिर लास्ट में ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जो सेकंड टॉपिक होगा उसको कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया तो। थैंक यू।